हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानविद हिमालय क्लासेस में। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गुलाम वंश से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। और दिल्ली सल्तनत के बारे में हमने गौरी को पढ़ लिया है, मोहम्मद गौरी को पढ़ लिया है। उसके बाद हमने कासिम को पढ़ा था, महमूद गजनबी को पढ़ा है। आज जो दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हुए थे, गुलाम वंश जैसे था, खिलजी वंश था, तुगलक वंश था, सैयद वंश, लोधी वंश, इस तरीके से पांचों वंशों का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आज का जो पहला वंश है गुलाम वंश, कौन सा वंश है? गुलाम वंश। गुलाम वंश के बारे में सभी प्रश्नों का अध्ययन इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिए और जितने भी प्रश्न हैं गुलाम वंश से उनको आप लोग एक कॉपी में लिखते रहिए। और उम्मीद है कि जितने आपको प्रश्न बताएंगे इससे कोई भी बाहर प्रश्न आपकी परीक्षा में नहीं आएगा। तो पहला प्रश्न है कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। तो गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। और गुलाम वंश को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मावलूक वंश। क्या कहा जाता है? मावलूक वंश भी इसे कहा जाता है। और साथ में एक नाम और याद रखना, दास वंश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कि दास वंश, क्योंकि इसमें सब क्या हुआ, दास ही हुए थे, इस कारण इस वंश का नाम क्या पड़ गया था? दास वंश, मावलूक वंश और गुलाम वंश। तो इसे तीनों नामों से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि गुलाम वंश के स्थापना कब हुई थी? तो गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? 1206 में। 1206 में क्या हुई थी? गुलाम वंश की स्थापना हुई थी। 1206 में क्या होता है? मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद गौरी की क्या हो जाती है? 1206 में मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जो गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, ये किसका सेनापति था? तो ये मोहम्मद गौरी का सेनापति था। इसके बाद यही क्या बन जाते हैं? गुलाम वंश के संस्थापक कहलाए जाते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया? गुलाम वंश के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ का गवर्नर था? कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ का गवर्नर था? दिल्ली का गवर्नर था। कुतुबुद्दीन ऐबक को किसने दास मुक्त कर दिया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को किसने दास मुक्त कर दिया था? गौर के सुल्तान गयासुद्दीन महमूद ने। किसने दास मुक्त कर दिया था? तो गयासुद्दीन महमूद ने दास मुक्त कर दिया था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक विख्यात मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? अढ़ाई दिन का झोपड़ा पूछा जाए, मस्जिद का निर्माण किसने कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। अगला प्रश्न है कुतुबुद्दीन ऐबक की शादी किससे हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की जो शादी हुई थी यल्दौज की बेटी से। किससे? यल्दौज की बेटी से कुतुबुद्दीन ऐबक की क्या हुई थी? शादी हुई थी। अगला पूछा जाए प्रश्न की कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु लाहौर में किस खेल खेलते समय हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की कौन से खेल को खेलते समय हुई थी? तो चौगान जिसको आज वर्तमान में पोलो के नाम से जानते हैं, तो वही खेलते समय उस समय क्या हुई थी? घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। अब पूछा जाता है कि मृत्यु कब हुई थी? तो 1210 में हुई थी। कब हुई थी? 1210 में चौगान खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न ये है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, या दानी भी इसको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये लाखों का दान करता था, इसी कारण इसे लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक जून 1206 में कहाँ हुआ था? तो 1206 में कहाँ राज्याभिषेक हुआ था? लाहौर में। कहाँ? लाहौर में राज्याभिषेक हुआ था। अगला पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बहन की शादी किससे की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बहन की जो शादी की थी वो किससे की थी? इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। गुलाम और क्या था? गुलाम था। अगला प्रश्न पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान के रूप में कब मान्यता मिली? ऐबक को सुल्तान के रूप में कब मान्यता मिली थी? तो 1208 में सुल्तान के रूप में मान्यता मिली थी। कहने का मतलब ये है कि 1206 में कब बैठा? 1206 में गद्दी पर बैठा, लेकिन 1208 में इसने कौन सी उपाधि धारण की थी? सुल्तान की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान स्वीकार कर छत्र, राजकीय पटाखा, सिंहासन, नकारा भेंट की। तो किसने की थी? गयासुद्दीन ने की थी। अगला प्रश्न है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने गौरी के भारतीय सल्तनत में किस हैसियत के पद पर कार्य किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने गौरी के समय, गौरी का शासनकाल था, उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारतीय सल्तनत में किस हैसियत, किस पद पर कार्य किया था? तो मलिक के सिपह सालार के पद पर कार्य किया था। अगला प्रश्न है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम द्वितीय की संज्ञा किस कारण दी गई थी? तो हातिम द्वितीय किसको कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी दानशीलता, उदारता के कारण इसको हातिम द्वितीय भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है हाजी हसन निजामी एवं फरव ए मुदब्बिर को किसका संरक्षण प्राप्त हुआ था? तो किसका संरक्षण प्राप्त हुआ था? कुतुबुद्दीन ऐबक का संरक्षण प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है कि कुतुब मीनार
कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसकी स्मृति में बनाई थी? तो कुतुब मीनार का निर्माण किसकी स्मृति में करवाया था? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की। किसकी? बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार को बनवाया था। कुतुब मीनार पूछा जाता है कहाँ है? तो दिल्ली में है। कहाँ? दिल्ली में है। कितने मंजिल है? तो 5 मंजिल कुतुब मीनार है। कितने मंजिल है? 5 मंजिल कुतुब मीनार है। तो पूछा जाता है कि कुतुब मीनार की जो नींव रखी थी वो किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। किसकी याद में? बख्तियार काकी की याद में रखी थी। अगला प्रश्न है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का अर्थ क्या होता है? कुतुबुद्दीन ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमुखी। क्या होता है? कुतुबुद्दीन ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमुखी। अगला प्रश्न है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनापति कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का जो सहायक सेनापति था उसका क्या नाम था? बख्तियार खिलजी था। अगला प्रश्न आप लोग देखिए, आप लोग कॉपी पेन में लिखते रहिए जितने प्रश्न आप लोगों को बता रहे हैं। अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट कर दिया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? बख्तियार खिलजी ने। किसने? बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ दिया था। अगला प्रश्न है कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया? लाहौर में दफनाया गया। सल्तनत काल की राजकीय भाषा क्या थी? तो सल्तनत काल की राजकीय भाषा थी फारसी। क्या थी? फारसी सल्तनत काल की राजकीय भाषा थी। अगला प्रश्न है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र का क्या नाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र का था नाम आराम शाह। क्या नाम था? आराम शाह था। अगला प्रश्न है कि आराम शाह कितने महीने तक सिंहासन पर बैठा था? तो आराम शाह कितने महीने तक सिंहासन पर बैठा? 8 माह तक सिंहासन पर बैठा था। अगला प्रश्न पूछा जाए कि आराम शाह की हत्या किसने की थी? तो आराम शाह की हत्या किसने की थी? इल्तुतमिश ने की थी। और इल्तुतमिश कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था? गुलाम था। इल्तुतमिश कब गद्दी पर बैठा था? इल्तुतमिश 1211 में गद्दी पर बैठा। अब ये आराम शाह कितने 8 महीने बैठा, तो 1210 में क्या हो गई? 1210 में ऐबक की मृत्यु हो गई। और 1200 कहने का मतलब है कि 1211 तक गद्दी पर कौन रहा? आराम शाह। और 1211 के बाद गद्दी पर कौन बैठ गया? इल्तुतमिश का सिंहासन ग्रहण किया। अगला प्रश्न ये है कि इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था? इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था? गुलाम था। इल्तुतमिश का पूरा नाम क्या था? इल्तुतमिश का पूरा नाम था शम्स-उद-दीन इल्तुतमिश। क्या नाम था? शम्स-उद-दीन इल्तुतमिश नाम था। सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश कहाँ का सूबेदार था? सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश कहाँ का सूबेदार था? बदायूं का सूबेदार था। अगला प्रश्न है कि गुलाम चालीसा का गठन किसने किया था? गुलाम चालीसा का गठन किसने किया? इल्तुतमिश ने किया। पूछा जाता है कि तुर्कान चहलगानी, इसका अन्य नाम है, फारसी भाषा में इसको कहते हैं तुर्कान चहलगानी, का जो गठन किया था वो किसने किया? इल्तुतमिश ने किया। पूछा जाता है कि तुर्कान चहलगानी में कितने लोग थे? जो संगठन था उसमें कितने लोग थे? तो 40 लोग थे, जिसको तुर्कान चहलगानी फारसी भाषा में कहा जाता था। अगला प्रश्न है कि कब इल्तुतमिश ने एल्दौज को तराइन के मैदान में पराजित किया था? तो कब? 1215 में इल्तुतमिश ने एल्दौज को तराइन के मैदान में पराजित किया था। अगला प्रश्न है कि इल्तुतमिश को वास्तविक सुल्तान का दर्जा कब 1239 में किससे प्राप्त हुआ था? तो किससे प्राप्त हुआ था? बगदाद के खलीफा से प्राप्त हुआ था। और ये भी पूछा जाता है कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहा जाता है। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? इल्तुतमिश को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में पूछा गया है कि इल्तुतमिश ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो इल्तुतमिश ने कौन सी उपाधि धारण की थी? नासिर अमीर उल मोमिन की। कौन सी? नासिर उल मोमिन की उपाधि धारण की थी। अगले प्रश्न को देखिए कि सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्का किसने चलवाया था? सर्वप्रथम शुद्ध जो अरबी सिक्का चलवाया था किसने? इल्तुतमिश ने चलवाया था। अगला प्रश्न है कौन सा शासक राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो किसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो उस शासक का नाम था इल्तुतमिश। अगला है ख्वाजा मुजुद्दीन चिश्ती की दरगाह को किसने बनवाया था? किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने बनवाया था। मध्य एशिया के मंगोलों का नेता कौन था? मध्य एशिया के मंगोलों का नेता कौन था? अगला प्रश्न है कि मंगोलों के आक्रमण के समय भारत को किसने बचाया था? तो मंगोलों के आक्रमण के समय भारत को किसने बचाया था? तो इल्तुतमिश ने बचाया था। चंगेज खान ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो चंगेज खान ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 1221 में। कब? 1221 में चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था। और उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? जिसका नाम था इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है कि इल्तुतमिश ने किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? तो किसे घोषित किया था? अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को। इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई थी? तो इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई थी? 1236 में हुई थी। तो पूछा जाता है कि इल्तुतमिश का जो शासनकाल था वो कब से कब तक? 1211 से 1236 तक। 1211 से 1236 तक किसका शासनकाल रहा? इल्तुतमिश का शासनकाल रहा। कहीं कहीं पे 1210 से 1236 तक भी मिलता है। अगला प्रश्न है
अगला प्रश्न है, अमीरों ने इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी किसे बनाया था? अमीरों ने इल्तुतमिश का जो उत्तराधिकारी बनाया था वह रुकनुद्दीन फिरोज को बनाया था। किसको? रुकनुद्दीन फिरोज को उत्तराधिकारी बनाया था। रजिया ने कैसे वस्त्र पहनकर जनता से न्याय मांगा था? तो कैसे वस्त्र पहनकर न्याय मांगा था? तो लाल वस्त्र पहनकर न्याय मांगा था। ये क्या हुआ था कि जैसे शुक्रवार की जो नमाज होती है उस दिन सभी मस्जिद से सभी व्यक्ति बाहर आ रहे थे, तो उसमें रजिया सुल्तान ने एक ऊंचे टीले पर खड़े होकर लाल वस्त्र पहनकर न्याय की गुहार लगाई, जिसके बाद जनता के द्वारा रजिया सुल्तान को दिल्ली की शासिका घोषित किया गया। तो पूछा जाता है कि रजिया को कब जनता तथा अमीरों ने गद्दी पर बैठाया था? तो कब? 1236 में गद्दी पर बिठाया था। अगला प्रश्न है कि रजिया ने किसको अमीर याखुर नियुक्त किया था? रजिया ने किसे अमीर याखुर नियुक्त किया था? किसको? याकूत को। अगला प्रश्न देखिए, रजिया ने किसे तबर हिंद बटिंडा का अख्तदार नियुक्त किया था? तो किसको नियुक्त किया था? अल्तुनिया को, जिससे बाद में रजिया सुल्तान का विवाह हो जाता है। तो पूछा जाता है कि रजिया सुल्तान ने किसे से शादी की थी? तो किससे शादी की थी? अल्तुनिया से शादी की थी। अगला प्रश्न देखिए कि किसने रजिया को हिंदू डाकुओं से हत्या करा दी थी? तो रजिया की जो हत्या किसके द्वारा कराई गई थी? बहराम शाह। किसके द्वारा? बहराम शाह के द्वारा रजिया सुल्तान की हत्या करा दी गई थी। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की प्रथम तुर्क महिला शासिका कौन थी? तो जिसका नाम था रजिया सुल्तान। तो पूछा जाता है दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो जिसका नाम था रजिया सुल्तान था। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में पूछा गया है कि रजिया को अब दस्त कर तुर्की सरदारों ने किसे दिल्ली की राजगद्दी पर बैठाया था? तो रजिया को हटाने के बाद जो गद्दी पर बैठा था उसका क्या नाम था? बहराम शाह था। क्या नाम था? बहराम शाह था। सुल्तान का अधिकार कम करने के लिए कौन से नए पद का निर्माण किया गया था? तो सुल्तान का जो पावर थी उसको कम करने के लिए एक नए पद का निर्माण किया गया, जिसको नायब नामक भी पद कहा जाता है, या कहें कि नायब ए ममलिकात भी पद कहा जाता है। नायब ए ममलिकात पद का जो कार्य होता था कि प्रशासन की जो शक्तियां थीं वो राजा के हाथ से कम करना और नायब के पद को ज़्यादा शक्तियां प्रशासन संबंधी देना। तो ये एक पद का निर्माण किसने किया था? तो बहराम शाह ने किया था। किसने? बहराम शाह ने। पूछा जाता है प्रथम नायब किसे नियुक्त किया गया था? तो प्रथम नायब जो नियुक्त किया था एतगीन को। किसको? एतगीन को प्रथम नायब नियुक्त किया गया था। बहराम शाह की हत्या किसने की थी? बहराम शाह की हत्या दिल्ली के तुर्क सरदारों ने कर दी थी। तो किसके? दिल्ली के जो तुर्क सरदार थे उन्होंने क्या कर दिया? बहराम शाह की हत्या कर दी थी। अगला प्रश्न है, बहराम शाह का उत्तराधिकारी कौन बना? बहराम शाह के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? जिसका नाम था अलाउद्दीन मसूद शाह। क्या नाम था? अलाउद्दीन मसूद शाह बहराम शाह के बाद दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। पूछा जाता है मसूद शाह ने अपना अमीर हाजिब किसे बनाया था? तो किसे बनाया था? बलबन को। किसको बनाया? बलबन को अमीर हाजिब के पद पर नियुक्त किया था। अगला प्रश्न पूछा जाता है कब बलबन ने मसूद शाह के स्थान पर नासिरुद्दीन मजमूद की सुल्तान बनाया? मजमूद की सुल्तान बनाया कि किसको बनाया था? तो 1246 में बनाया था। कब बनाया था? 1246 में बनाया था। अगला प्रश्न पूछा जाता है नासिरुद्दीन ने राज्य की समस्त शक्ति किसे सौंप दी थी? तो किसे सौंप दी थी? बलबन को सौंप दी थी। अगला प्रश्न है कि नासिरुद्दीन ने बलबन को कौन सी उपाधि धारण की थी या कौन सी उपाधि दी थी? किस नाम से पुकारता था? तो पूछ लिया जाए इस प्रकार की बलबन को नासिरुद्दीन किस नाम से पुकारता था? किस नाम से? उलूग खां के नाम से पुकारता था। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए आप लोग और इसका जवाब दीजिए क्या होगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है कि बलबन ने अपनी पुत्री की शादी किससे की थी? तो बलबन ने अपनी पुत्री की शादी जो की थी नासिरुद्दीन से की थी। किससे की थी? नासिरुद्दीन से। बलबन ने किससे समझौता कर पंजाब में शांति स्थापित की थी? तो किससे? मंगोल नेता से। किससे? मंगोल नेता का क्या नाम? हलाकू से। कौन नेता का नाम था? हलाकू। अगला प्रश्न पूछा जाता है नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? नासिरुद्दीन की जब मृत्यु हो गई थी उसके बाद गद्दी पर कौन बैठा? तो उसका नाम था बलबन। क्या नाम था? बलबन 1265 में गद्दी पर बैठा था। अगला प्रश्न है कि नासिरुद्दीन बलबन किस जाति का था? तो किस जाति का था? इलवरी वंश का था। नासिरुद्दीन बलबन किस वंश का था या किस जाति का था? तो इलवरी वंश। और बाद में किस वंश का शासक बना? तो गुलाम वंश का शासक बना, जिसको मावलूक वंश एवं दास वंश के नाम से भी जाना जाता है। बलबन को किसने खरीद कर दिल्ली लाया था? तो उसका क्या नाम था? ख्वाजा जमालुद्दीन था। क्या नाम था? ख्वाजा जमालुद्दीन था। अगला प्रश्न है रजिया के शासन काल में बलबन कौन सा पद पर ग्रहण कर रखा था? कौन से पद पर बैठा था? तो कौन सा पद था? अमीर शिकार के पद पर था। रजिया के शासन काल में बलबन कौन से पद पर था? तो अमीर शिकार के पद पर था। अगला प्रश्न पूछा जाता है कि इल्तुतमिश द्वारा 40 दल को किसके द्वारा समाप्त किया था? तो पूछा जाता है कि तुर्कान चहलगानी को स्टार्ट किसने किया? तो उसे स्टार्ट करने वाला
शासक था इल्तुतमिश, और उसको समाप्त करने वाला शासक कौन था, जिसका नाम था बलबन। क्या नाम था, बलबन। मेवाड़ियों के विद्रोह का दमन किसने किया था, मेवाड़ियों के विद्रोह का जो दमन किया था उसका नाम था गयासुद्दीन बलबन। क्या नाम था, गयासुद्दीन बलबन ने मेवाड़ियों के विद्रोह का दमन किया था। अगला प्रश्न है कि फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो तथा अमीर हसन किसके द्वारा दरबार में रहते थे, किसके दरबार में रहते थे, किसके दरबार में रहते, बलबन के दरबार में। पूछा जाता है कि अमीर खुसरो और अमीर हसन किसके दरबार में रहते थे, तो बलबन के दरबार में रहते थे। अगला प्रश्न है, बलबन ने अपने विरोधियों के प्रति कौन सी नीति अपनाई थी, तो लौह एवं रक्ति की नीति अपनाई थी। ये पूछा जाता है कि लौह एवं रक्ति की नीति किसने अपनाई थी, तो किसने, बलबन ने अपनाई थी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि बलबन ने खुद को किसका वंशज बताया, तो बलबन ने किसका खुद को वंशज बताया था, अफरासियाब का। किसका, अफरासियाब का जो वंशज बताया है। अगला प्रश्न है, बलबन की न्याय व्यवस्था कैसी थी, तो बलबन की न्याय व्यवस्था कैसी थी, निष्पक्ष न्याय व्यवस्था थी। बलबन की मृत्यु कब हुई थी, तो बलबन की मृत्यु कब हुई थी, 1286 में हुई थी। गद्दी पर कब बैठा था, 1265 में, 1265 में गद्दी पर बैठा, और मृत्यु को हुई 1286 में बलबन की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में पूछा गया कि बलबन का उत्तराधिकारी कौन था, बलबन का उत्तराधिकारी कौन था, कैकुबाद। यह ध्यान रखना, क्या नाम था, कैकुबाद था, जिसको क्या कहते हैं, कैकुबाद कहते हैं। कैकुबाद का सेनापति कौन था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। क्या नाम था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। पूछा जाता है कि कैकुबाद की मृत्यु कैसे हुई थी, तो लकवा मारने के कारण क्या हुई थी, कैकुबाद की मृत्यु हुई थी। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, तो गुलाम वंश का अंतिम शासक था शमसुद्दीन क्यूमर्स नाम था। क्या नाम था, शमसुद्दीन क्यूमर्स गुलाम वंश का अंतिम शासक था। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में पूछा गया है कि कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। कुतुब मीनार किसने बनवाई थी, कुतुब मीनार जो बनवाई थी वह कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी, लेकिन उसको पूर्ण किसने करवाया था, इल्तुतमिश ने करवाया था। तुर्कानी चहलगानी का निर्माण किसने करवाया था, इल्तुतमिश ने। और तुर्कानी चहलगानी को समाप्त किसने किया था, तो बलबन ने समाप्त कर दिया था। पूछा जाता है कि इक्तादारी प्रथा किसने चलाई थी, तो इक्तादारी प्रथा किसने चलाई थी, इल्तुतमिश ने। किसने, इल्तुतमिश ने इक्तादारी प्रथा चलाई थी। अगला प्रश्न है कि कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा करवाया था, तो किसने पूरा करवाया था, इल्तुतमिश ने पूर्ण करवाया था। पूछा जाता है कि अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार था, अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार था, कुतुब मीनार का। किसका, कुतुब मीनार का मुख्य द्वार था। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, देखिए लिखा है कि किसे कुरान का पाठ करने वाला कहा जाता है, तो कुरान खां के नाम से किसे जाना जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खां के नाम से भी जाना जाता है। क्यों, क्योंकि कुरान का जो पाठ करने वाला था उसी कारण इसे क्या कहा जाता, कुरान खां कहा जाता था। अगला प्रश्न है कि किस सल्तनत कालीन शासक को मिनहाज ने हातिम ताई द्वितीय की संज्ञा दी थी, तो पूछा जाता है किसने दी थी, तो मिनहाज ने दी थी। और किसको दी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक को दी थी। किसके कारण, उसकी दयालुता के कारण, उसकी उदारता के कारण उसे हातिम ताई द्वितीय भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा था, तो किसने, इल्तुतमिश ने समझा था। तो कौन सा शासक था, इल्तुतमिश था। अगला प्रश्न है कि किसके राज दरबार में सिजदा और पैबोस नामक प्रथा चलाई गई थी, तो पैबोस क्या होता था, पाँव को चूमना, और सिजदा होता था कि घुटनों के बैठकर शीश नवाना जो होता था। किसे चलाई थी ये प्रथाएं, दोनों बलबन ने चलाई थी। अगला प्रश्न है, फारसी नीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव को प्रारंभ किसने किया था, तो किसने किया था, बलबन ने प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है कि किसने कहा था कि राजा धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व होता है, राजा धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व होता है, तो वह किसने कहा था, बलबन ने। किसका ये वचन था, किसका था, बलबन का वचन था। अब पूछा जाता है नवरोज त्योहार किसने चलाए थे, आप लोगों को इसका जवाब कमेंट के माध्यम से देना है। नवरोज त्योहार, कौन सा प्रश्न है, नवरोज त्योहार किसने प्रारंभ किए थे, तो इस प्रश्न का आप लोग कमेंट के माध्यम से आंसर दीजिए। देखें किस बच्चे को इस प्रश्न का सही आंसर पता है। आज की वीडियो में इतना ही।